बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे क्लास 9 है हमारे पास, और क्लास 9 की हमारे पास इंग्लिश है जिसका हम पेपर पैटर्न करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास टोटल जो इंग्लिश के मार्क्स होते हैं वो हैं 75। अब 75 मार्क्स में से टोटल हमारे पास जो एमसीक्यूज़ होते हैं जिनको ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं वो होते हैं 19, जिनमें से जो 19 एमसीक्यूज़ जो होते हैं, जो 19 एमसीक्यूज़ होते हैं उनमें से जो पहले एमसीक्यूज़ होते हैं 5 वो होते हैं यूज़ ऑफ वर्ब वाले, यानी कि उसमें यूज़ ऑफ वर्ब के बारे में पूछा जाता है कि यूज़ ऑफ वर्ब हमने कैसे करना है। उसके बाद दूसरा हो जाता है करेक्ट स्पेलिंग, जो कि 4 नंबर के होते हैं। इस तरह से हमारे पास टोटल 9 नंबर हो जाते हैं, यानी कि 9 मार्क्स। उसके बाद हमारे पास तीसरा पोर्शन आ जाता है, वो होता है करेक्ट मीनिंग। हमने अंडरलाइन वर्ड का जो करेक्ट मीनिंग सेलेक्ट करना आता है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है लास्ट पोर्शन, जो कि होता है यूज़ ऑफ ग्रामर। ग्रामर को हमने अच्छे तरीके से सीख के उसको हमने सॉल्व करना होता है और प्रॉपर उसके आंसर करने होते हैं ताकि हमारे पास अच्छे मार्क्स आ सकें। तो इस तरह से हमारे जो है 19 नंबर के आंसर कवर हो जाते हैं। बट उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 शुरू होता है, जो कि आपको अभी नज़र आ रहा है। मैंने जो पेज खोला हुआ है, ये मेरे पास गुजरांवाला बोर्ड का 2024 का पेपर है, फर्स्ट टाइम का, यानी कि फर्स्ट ग्रुप का। तो आपको नज़र आ रहा है, इसमें देखें दूसरा क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास टोटल 8 शार्ट क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से अपने 5 करने होते हैं कोई से। तो आप ये जानते हैं कि ज़्यादातर जो है एक्सेल से आते हैं, लेकिन फिर भी चूँकि इस दफ़ा और अब से जो है वो मज़ीद थोड़ा सा पेपर जो है वो कम्प्लेक्स आना शुरू हो गया है, तो इस वजह से हमें चाहिए कि उसको अच्छे तरीके से करें। सिर्फ एक्सेल वाले नहीं, बल्कि इसके अलावा भी जो रीडिंग वाले शार्ट होते हैं ख़ास तौर पे उनको भी देखा जाए, ताकि जो भी क्वेश्चन आए हम उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। अच्छा बेटे, उसके बाद हमारे पास तीसरा क्वेश्चन शुरू हो जाता है, वो है ट्रांसलेशन वाला। अब ट्रांसलेशन जो है वो आती है आपकी यूनिट से। जितने भी आपके यूनिट्स हैं उनमें से किसी भी यूनिट से ये आ सकती होती है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले चैप्टर से आएगी या तीसरे से आएगी। तो ये सिर्फ समरीज़ वाले जो, यानी कि जो पोइम्स हैं उनको आप छोड़ दें, बाकी जो पोर्शन है उनमें से किसी भी जो चैप्टर से वो ट्रांसलेशन आ सकती है। अब देखें, ट्रांसलेशन जो है वो हमारे पास 4 नंबर की हमने 2 करनी है। बेसिकली 3 आएंगी हमारे पास, तो हमने इसको इनमें से कोई सी 2 करनी होती हैं। इस तरह से हमारे पास ये 8 नंबर की ट्रांसलेशन हो जाती है। उसके बाद हमारे पास इस तरह से हमारे पास जो टोटल मार्क्स बन जाते हैं 19 हमारे पास एमसीक्यूज़ के हो गए थे, और जो 10 नंबर हैं हमारे पास शार्ट क्वेश्चन के हो गए थे। और अभी जो हमने बताया आपको ट्रांसलेशन के बारे में, उनके भी 8 नंबर आप अगर ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास टोटल तकरीबन बन जाते हैं 37। अभी तक हमारे पास 37 मार्क्स हो चुके हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे एक और शार्ट भी लिखा हुआ है, जो ट्रांसलेशन है उसके नीचे लिखा हुआ है कि अल्टरनेट क्वेश्चन फॉर फॉरेन एंड इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स। जो इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला कहते हैं अल्टरनेट क्वेश्चन फॉर फॉरेन एंड इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स। अगर कोई कैंडिडेट इंग्लिश मीडियम है या फॉरेन यानी कि बाहर से अगर कोई यहाँ पे पढ़ने आया हुआ है, यहाँ पे पढ़ रहा है, तो उसके लिए ये भी ऑप्शन है कि वो इन जो 3 पैराग्राफ्स हैं इनमें से किसी 2 की जो सिंपल इंग्लिश है वो रीराइट कर सकता है, यानी कि दोबारा से लिख सकता है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है, वो है क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे होती है लिखा हुआ है राइट ऑन द समरी ऑफ द पोइम डैफोडिल्स बाय द विलियम वर्ड्सवर्थ। आप देखें हमारे पास चूँकि 9th क्लास में 2 पोइम्स हैं, एक डैफोडिल्स है और एक दूसरी है द स्नोई इवनिंग है। तो आप जानते हैं कि इन दोनों में से कोई एक आई होती है हर साल, बल्कि कभी कभार जब एक फर्स्ट टाइम आ जाती है, दूसरी सेकंड में आ जाती है, कभी कभार शफल होकर आती है, कभी सेम आ जाती हैं। बहरहाल ये कोई खास बात नहीं है, असल बात यह है कि हमने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना होता है। राइट ऑन द समरी ऑफ द पोइम, तो यहाँ पे जो भी पोइम होगी वो समरी आपको आ जाएगी, आपने इसको करना होता है। ये है टोटल 5 नंबर और आपके पास टोटल हो जाते हैं इस तरह से 42 मार्क्स। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आर, यानी कि लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हैं अगर आप चाहें। ये आपको नज़र आ रहा है ये वाला जो आर, इसका मतलब है या, यानी कि या तो आप समरी कर लें, और अगर आपने समरी नहीं करनी है, अगर आपने कुछ और करना है, तो वो लिखा हुआ है नीचे दूसरी ऑप्शन क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टैंजा विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। यानी कि जैसा आप जानते हैं उर्दू में आप अशार दिए होते हैं तो उसकी तशरीह करते हैं, तो इस तरह से या स्लीज करते हैं, तो इस तरह से इंग्लिश में हमारे पास जो स्टैंजा दिया होता है उसको आपने एक्सप्लेन करना होता है। तो ये 5 नंबर की एक्सप्लेनेशन होती है। अगर कोई बच्चा समरी की बजाय ये करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। उसके बाद हमारे पास
ये इस तरह से हमारे पास 42 मार्क्स हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज आ जाता है और क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस एंड इडियम्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। कहता है अपने अल्फाज में जो नीचे दिए गए वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं या फिर जो इडियम्स हैं उनको आप उनके सेंटेंसेस बना दें। तो बच्चों याद रखिएगा, ये जो अक्सर स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि सिर्फ इडियम्स को देख लेते हैं, तो ऐसा ना कीजिएगा, क्योंकि आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर भी वर्ड्स दिए हुए हैं, बल्कि फ्रेजेस भी हैं, इडियम्स भी हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि वर्ड्स को भी देख के जाना है। आप देखें जब यूनिट एक्सरसाइज ख़त्म होती है, यानी कि यूनिट ख़त्म होता है तो एक्सरसाइज आती है, तो उसके अंदर भी बाज़ का बल्कि अक्सर चैप्टर्स में दिए होते हैं वर्ड्स, फ्रेजेस वगैरह। तो आपने उनको लाजमी तैयार करना होता है ताकि अगर उनमें से भी आ जाए, बल्कि ज़्यादातर उन्हीं में से आते हैं, तो आप उनको तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक आपका ये जो काम है वो भी कवर हो जाता है। तो इस तरह से आप जो है ना इसको आप देख लीजिएगा। तो हमारे पास लिखा हुआ है यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस इडियम्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। कहता है अपने अल्फाज में जो नीचे दिए गए वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, ये जो इडियम्स हैं उनको उनके सेंटेंसेस बना दे। तो बेटे आपको नज़र आ रहा है 8 हमारे पास वर्ड फ्रेजेस इडियम्स हैं, तो इनमें से आपने कोई से 5 के सेंटेंसेस बनाने होते हैं। इस तरह से हमारे पास ये मार्क्स हो जाते हैं 42 + 5 47। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। लिखा हुआ है इसके भी 2 हिस्से होते हैं, बल्कि 3 हिस्से होते हैं, हमने सिर्फ एक बात करनी होती है। लेटर भी आता है, अगर आप चाहें वो कर सकते हैं, उसकी जगह पे आप स्टोरी कर सकते हैं और डायलॉग भी कर सकते हैं। वो आपकी चॉइस है कि आपने इन तीनों में से कौन सा सेलेक्ट करना है। तो ज़्यादातर जब वो लेटर रिकमेंड किया जाता है उसकी वजह यह है कि लेटर के जो मार्क्स हैं वो अच्छे मिलते हैं। लिखा हुआ है लेटर हम कर लें या फिर स्टोरी कर लें या फिर डायलॉग कर लें। तो ये भी आपको नज़र आ रहा है, मैं आपको एकदम मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको ज़हन में बैठ जाए कि इसका क्या मतलब है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये जो है ना आर, इसका मतलब है यानी कि या तो लेटर कर लें या फिर हमारे पास स्टोरी है या फिर यहाँ पे डायलॉग है। तो तीनों में से आप जो सी चीज़ मर्जी कर सकते हैं। ये 8 नंबर का, तो इस तरह से हमारे पास जो 47 + 8 आ जाएंगे 55। तो हमारे पास टोटल जो है वो 55 मार्क्स बन चुके हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट पोर्शन, क्वेश्चन नंबर 7। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस एंड गिवन एट द एंड। कहता है ये जो पैसेज दिया गया है इसको आप, ये बेसिकली कंप्रीहेंशन पैसेज होता है, तो इसको जिसको उर्दू में इबारत कहते हैं। तो आप जानते हैं उर्दू में छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि एक इबारत दी जाती है, उसके नीचे क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो कहा जाता है इबारत को गौर से पढ़ें और फिर इनके जवाब ढूंढें और लिखें। तो इस तरह से ये इंग्लिश में आ गया है, इसको कंप्रीहेंशन पैसेज बोलते हैं। और ये हमारे पास टोटल जो है वो मेरे ख्याल से 25 बनते हैं 9th में। आपकी जो टेक्स्ट जो ग्रामर वाली बुक है उसके ऊपर ये मौजूद हैं। तो आपने कोशिश करनी होती है जितने भी हैं उनको अच्छे तरीके से तैयार किया जाए ताकि जो भी बोर्ड में आए, क्योंकि एक ही आना होता है, एक ही करना होता है, उसको आप अच्छे तरीके से कर सकें और ज़्यादा अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। तो बड़ा आसान होता है ये, लेकिन चूँकि समझने वाला काम है, अगर ये समझ लेंगे तो आप तो ये बहुत अच्छा काम है और ये फ्री के मार्क्स होते हैं। तो अच्छे तरीके से इसको किया जाए तो अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो बहरहाल बेटे ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 होता है। तो उसके बाद टोटल हमारे पास मार्क्स आ जाते हैं फिर 55 और 10 65। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। अब नीचे आ जाती है ट्रांसलेशन। आप देखें उर्दू में वर्ड लिखे हुए हैं, उर्दू में जुमले लिखे हुए हैं, हमने इनकी इंग्लिश जो है वो ट्रांसलेशन करनी है, इनको अपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो भी आपको 8 दिए गए हैं, इनमें से अपने कोई से 5 करने हैं। तो ये भी आप जानते हैं ये सेंटेंस जो टेंसेज होते हैं उनको अगर आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आपके टेंसेज जब कवर हो जाएंगे अच्छे तरीके से, आप वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी, तो ये आप खुद भी कर सकते हैं। ये बड़े आसान होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है उन्हीं बच्चों के लिए आसान होते हैं जो टेंसेज हैं उनको समझते हैं और जिनकी वोकैबुलरी अच्छी है और जो इस तरह के काम को ज़्यादा दिलजमी से करते हैं। लेकिन जो बच्चे इनसे जान छुड़ाते हैं फिर उनके मार्क्स उस तरह के नहीं आते हैं। तो बहरहाल ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको आप ज़रूर करिएगा। तो ये हमारे इस तरह से 5 नंबर अगर आप और ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं 70। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके अलावा जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है, वो है हमारे पास कि वो क्या कर सकते हैं इन केस अगर वो ये वाला अल्टरनेट क्वेश्चन फॉर फॉरेन एंड इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स, जिस तरह आपने पहले ट्रांसलेशन के लिए देखा था, इस तरह से उर्दू जो ट्रांसलेशन है उसको आपने जब इंग्लिश में करना है उसके लिए भी यहाँ पे एक जो इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट है उनके लिए लिखा हुआ है कि वो चाहें तो इसके अलावा यानी कि जो 5 सेंटेंसेस को आपने इंग्लिश में चेंज करना है, ट्रांसलेट करना है, अगर आप चाहें तो इसकी जगह क्या कर सकते हैं, राइट 10 सेंटेंसेस अबाउट माय हाउस। यानी कि कोई भी टॉपिक ज़रूरी नहीं कि माय हाउस होगा, कोई भी टॉपिक हो सकता है, उसके लिए हमने इसको या उसके बारे में हमने कोई से 10 सेंटेंसेस लिखने होते हैं। तो ये दूसरी बात है। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन होता है और वो है हमारे पास चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग।
जो एक्टिव पैसिव वॉइस होते हैं ये भी आप जानते हैं आपकी ग्रामर का हिस्सा होते हैं। तो ये भी आपके इसमें ये है कि इसमें 5 आने और हमने 5 ही करने हैं। कभी वो एक्टिव दिया होता है उसने हमने पैसिव में चेंज करना होता है, कभी पैसिव में दिया होता है हमने उसने तो हमने उसको एक्टिव में चेंज करना होता है। बहरहाल ये टोटल 5 आते हैं, 5 ही करने होते हैं। इस तरह से हमारे कुल मिला के टोटल ये 5 ऐड कर लें, 5 नंबर 5 मार्क्स ऐड कर लें, टोटल हमारे पास 75 मार्क्स इस तरह से पूरे हो जाते हैं। तो बेटे ये हमारा आज का था पेपर पैटर्न इंग्लिश का। उम्मीद है आप लोगों को इसकी काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी और कोशिश कीजिएगा कि जो जो चीज़ें आपको समझ आ गई हैं उनके मुताबिक काम कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स होंगे। जब आप अच्छा काम करेंगे, अच्छी नीयत से काम करेंगे तो डेफ़िनेटली आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है बच्चों, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।